नमस्कार बच्चों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका 7th साइंस क्लास में। तो बच्चों, आज हम 4th लेसन पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है ऊष्मा। बच्चों, इस लेसन के अंदर हम तापमापन के बारे में अध्ययन करेंगे और तापमापी के बारे में अध्ययन करेंगे, डॉक्टरी तापमापी के बारे में अध्ययन करेंगे, प्रयोगशाला तापमापी के बारे में अध्ययन करेंगे, तापमापी का उपयोग किस प्रकार से करते हैं, तापमापी की संरचना क्या होती है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसके साथ साथ हम समुद्री समीर और तल समीर के बारे में भी अध्ययन करेंगे और विकिरण के बारे में भी अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं बच्चों हम टेक्स्ट बुक की ओर। देखिए बच्चों, हमने 3rd लेसन के अंदर ये पढ़ा था कि ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो जानतव रेशों से बने होते हैं, है ना। अब ऊनी वस्त्र कौन कौन से हैं? जैसे ऊन, जो ऊन हमें किन से प्राप्त होती है? देखो, भेड़ से प्राप्त होती है, याक से प्राप्त होती है, ऊंट से प्राप्त होती है ना। तो भेड़ हमें इनसे प्राप्त होती है, तो इसका मतलब ये है कि विभिन्न प्रकार के जंतुओं से प्राप्त होती है। तो ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो जानतव रेशों से बनाए जाते हैं। जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशों को हम जानतव रेशे कहते हैं। 3rd लेसन में हम पढ़ चुके हैं। तथा बच्चों, हमें ये भी मालूम है कि सूती वस्त्र जो होते हैं वो पादप रेशों से प्राप्त होते हैं। हमको सूती रेशे जैसे कपास है, कपास से हमको सूती वस्त्र प्राप्त होते हैं, है ना। जूट से रस्सियाँ वगैरह बनती है ना। तो ये भी हम जानते हैं कि अलग अलग ऋतुओं के अंदर हम अलग अलग प्रकार के वस्त्र पहनते हैं। जैसे शीतकाल के अंदर हम जो है ऊनी वस्त्र पहनते हैं। ऊनी वस्त्र जो होते हैं वो हमारे शरीर को गर्म रखते हैं, है ना, और हमें ठंड नहीं लगती है ना। और जब मौसम गर्म होता है, गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। सर्दी के मौसम में गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं, ऊनी वस्त्र पहनते हैं, है ना। अब गर्मी के मौसम में हम हल्के रंग के और सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं? क्योंकि सूती वस्त्र जो होते हैं इनमें छिद्र पाए जाते हैं और जिसके कारण ये पसीने का ज़्यादा अवशोषण करते हैं और जिससे हमें गर्मी कम लगती है ना। इसीलिए हम सूती वस्त्र पहनते हैं। और हल्के कलर भी पहनते हैं क्योंकि हल्के कलर जो होते हैं वो ऊष्मा के कम अवशोषक होते हैं। और गर्मियों के अंदर हल्के वस्त्र, सूती वस्त्र हमें ठंडक प्रदान करते हैं, इसीलिए हम सूती वस्त्र और हल्के रंग के वस्त्र पहनते हैं। अब देखिए बच्चों, सर्दी के मौसम में जब हम घर के अंदर रहते हैं तो हमें ठंड का अनुभव होता है, और जैसे ही हम बाहर धूप में जाते हैं तो हमें गर्मी का अनुभव होता है। तो गर्मी में हम घर के अंदर रहते हैं, घर के अंदर भी हमें गर्मी का अनुभव होता है ना। अब ये कैसे जान पाते हैं कि कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी है? देखो, सर्दी के मौसम में घर में रहेंगे ठंडा ठंडा लगता है, बाहर निकले धूप के अंदर तो हमें गर्मी महसूस होती है। अब गर्मी के मौसम के अंदर भी हम घर के अंदर रहते हैं तो भी गर्मी लगती है और बाहर जाते हैं तो भी गर्मी लगती है, बाहर जाते हैं तो अधिक गर्मी लगती है ना। तो अब कैसे मालूम चलता है कि तापमान बढ़ रहा है या कम हो रहा है, कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है? इसका पता हम कैसे लगाएं, है ना, कैसे मालूम चलेगा? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर ही हम जो है इस लेसन के अंदर हम पढ़ेंगे और हम सीखेंगे कि कोई वस्तु गर्म किस प्रकार से होती है, किस प्रकार से हमें मालूम चलता है कि कोई वस्तु गर्म है ना, कोई भी वस्तु ठंडी है। तो चलते हैं बच्चों हम आगे। देखिए बच्चों, हमारे दैनिक जीवन में हम अनेक वस्तुओं के संपर्क में आते हैं। जैसे सुबह सुबह मम्मा जो है हमें गर्म दूध देती है, तो जैसे ही हम ग्लास या कप को उठाते हैं तो हमें गर्म महसूस होता है। और गर्मियों के मौसम में जब हम स्कूल से जाते हैं तो मम्मा हमें जूस देती है, तो वो ग्लास कैसा होता है? ठंडा होता है, उसके अंदर आइस भी होता है। या फिर सुबह सुबह हमको मिल्क रोज देती है मम्मा, गर्मी के मौसम में देती है, तो वो ठंडा होता है। लेकिन ये गर्म और ठंडा हमें कैसे मालूम चलता है? स्पर्श के द्वारा। हम जब हाथ से उसको ग्लास को या कप को टच करते हैं तो हमें स्पर्श के द्वारा मालूम चलता है कि ये वस्तु गर्म है या ये वस्तु ठंडी है। तो चलते हैं बच्चों, एक सारणी के द्वारा हम पता लगाएं कि कौन सी वस्तु गर्म है या कौन सी वस्तु ठंडी है। अब देखिए बच्चों, एक सारणी यहाँ पर आपको दी गई है। यहाँ पर कुछ गर्म और ठंडी वस्तुओं के नाम दे रखे हैं, वस्तुओं के नाम दे रखे हैं। अब हमको पहचानना है कि इसमें कौन सी गर्म है और कौन सी ठंडी है। स्पर्श करके हम पहचानेंगे। अब यहाँ पर हम टिक लगाएंगे, यदि वो ठंडी है या शीतल है तो उसको टिक लगाएंगे, राइट। यदि गर्म है तो इधर टिक लगाएंगे, ठीक है। जैसे आइसक्रीम, तो आइसक्रीम तो आपको मालूम है ठंडी होती है, तो आप जल्दी से यहाँ पे आपने टिक लगा दिया, है ना। अब चाय के प्याले में रखी हुई चम्मच कैसी होगी? गर्म होगी ना। तो यहाँ क्या लगाएंगे? आप इधर लगाएंगे, गुनगुनी गर्म है ना, तो यहाँ टिक लगाएंगे। फलों का रस कैसा होगा? ठंडा होगा, यहाँ पर टिक लगाएंगे। फिर तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हत्ती, जो आपने जैसे आपने चाय बना रहे हैं या फिर कोई वस्तु तल रहे हैं फ्राइंग पैन के अंदर, तो आपका जो हैंडल होता है वो हल्का गुनगुना गर्म होता है, तो हम उसके ऊपर यहाँ पर टिक करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से हम और भी चीज़ें यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, है ना। तवे का हैंडल कर सकते हैं, है ना। या फिर हम जो है
कढ़ाई कर सकते हैं, है ना। फ्राइंग पैन के जो कुंदे होते हैं उनको हाथ लगाने पर वो भी गुनगुने गर्म दिखाई देते हैं, है ना। या फिर हम जो है लस्सी यहाँ पर लिख सकते हैं, तो लस्सी जो होती है वो ठंडी होती है ना। शरबत लिख सकते हैं, वो भी ठंडा होता है ना। तो इस प्रकार से हम बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर एक सारणी और भी इस सारणी को लंबा करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी वस्तु, स्पर्श करके हम पता लगाएंगे हाथ से कि ये वस्तु ठंडी है या गर्म है। समझ में आया? तो इस सारणी को आप कंप्लीट करेंगे। तो हमने पहचाना सीखा कि कोई भी वस्तु गर्म है या ठंडी है किस प्रकार से पता लगाते हैं, स्पर्श करके। अब देखिए बच्चों, कुछ वस्तुएं जो होती है अन्य वस्तुओं की अपेक्षा अधिक गर्म होती है, जबकि कुछ वस्तुएं जो होती है दूसरी वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा ठंडी होती है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी वस्तु कितनी गर्म है? यहाँ तो ये तो हमने पता लगा लिया कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है, लेकिन कितनी मात्रा में गर्म है, उसका टेम्परेचर क्या है ना, या उसका तापमान क्या है, इसका पता हम कैसे लगाएंगे? तो चलते हैं बच्चों, हम एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, उसके द्वारा पता लगाते हैं कि कोई भी वस्तु कितनी गर्म है, कम गर्म है या ज़्यादा गर्म है या ठंडी है, किस तरीके से हमें पता चलता है। अब देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर 3 पात्र लिए, 3 बीकर लिए, A, B, C, ठीक है। A में हमने कौन सा पानी डाला है? यहाँ पर A के अंदर हमने ठंडा पानी डाला है, B के अंदर हमने गर्म पानी डाला है, और C में हमने क्या किया है, A और B में से दोनों में से थोड़ा थोड़ा पानी मिलाकर मिक्स करके यहाँ पर गुनगुना पानी इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हमने क्या किया कि अपने दोनों हाथों को, है ना, अब हमने क्या किया, A, B, C तीनों बीकर ले लिए। अब देखो A में गर्म पानी है, A में ठंडा पानी है, B में गर्म पानी है और C में गुनगुना पानी है। सबसे पहले हमने अपना बायां हाथ जो है वो ठंडे पानी में डाला, फिर दायां हाथ हमने गर्म पानी में डाला। अब हमने महसूस किया कि एक हाथ को दोनों को जब एक साथ हमने अंदर डाला हाथ पानी के अंदर, तो हमने देखा कि A का पानी हमें ठंडा महसूस हो रहा है, हाथ ठंडा हो गया है, और B के पानी में हाथ डालने पर वो हाथ हमारा गर्म हो गया है। आया समझ में? लेकिन अब मैंने क्या किया कि जब मैंने A वाले हाथ को उठा करके पुनः कहाँ डाला, C वाले बीकर में जब डाला, तो मैंने देखा कि C का पानी जो था वो A से कुछ गर्म है। अब वापस C वाले हाथ को निकाल करके फिर मैंने दोनों हाथ जो है वो C के अंदर डाले, तो मैंने देखा कि अब मुझे जो है ये पानी कैसा लग रहा है, गुनगुना लग रहा है। A का पानी ठंडा, B का बहुत ज़्यादा गर्म और C का गुनगुना। B के अंदर ज़्यादा गर्म होने के कारण जैसे ही C से पानी से हाथ निकाल करके जैसे ही हमने B में डाले, तो हमने देखा कि ये पानी ज़्यादा गर्म है। समझ में? पहले A के अंदर डाला, A से निकाला, फिर हमने C में डाला तो उससे कुछ ज़्यादा गर्म था, है ना। और C से हाथ निकाल कर हमने B, लेकिन जब C से निकाल करके जब वापस मैंने B में हाथ डाले, तो मैंने देखा कि इससे कुछ ज़्यादा गर्म था। तो इस प्रकार से हम स्पर्श के द्वारा ये भी महसूस कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु ठंडी है, कौन सी गर्म है और कौन सी ज़्यादा गर्म है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम डेली रूटीन का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि एक तो हम कपड़े सुबह सुखाते हैं, तो पानी होता है उनके अंदर, कपड़े सुखाते हैं तो वो बिल्कुल गीले कपड़े होते हैं। जब हम धूप में कपड़ों को ऊपर लेने जाते हैं और वो कपड़े जब वापस नीचे लेकर आते हैं और जब हम उन्हें समेटते हैं तो वो कुछ गुनगुने होते हैं। और जब हम प्रेस करते हैं उन्हीं कपड़ों के ऊपर तो वो और ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार से हम मालूम कर सकते हैं स्पर्श करके कि तापमान में क्या परिवर्तन हो रहा है ना। लेकिन देखो यहाँ पर भुजों जो है, भुजों की ये उलझन है, भुजों को भी समझ नहीं आ रहा है कि वो ये कह रहे हैं कि निश्चय करने में कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी है, हम केवल अपनी स्पर्श इंद्रिय पर विश्वास नहीं कर सकते, वो हमें कभी धोखा भी दे सकती है। बिल्कुल सही है, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को स्पर्श करके ही पता लगा लें, है ना। जैसे किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है, तो बुखार आ रहा है तो हम उसको हाथ लगा के ये तो देख सकते हैं कि उसको बुखार आ रहा है, लेकिन कितना बुखार है उसको ये नहीं पता लगा सकते हम, है ना। कितना बुखार आ रहा है इसका पता लगाना है तो फिर हमको तापमापी का उपयोग करना पड़ेगा, तभी हम मालूम कर सकते हैं कि उसको कितना बुखार है ना बेटा। तो कोई भी वस्तु वास्तव में कितनी गर्म है, किसी भी वस्तु की उष्णता या गर्मी की विश्वसनीय माप उसके ताप से की जा सकती है। बिल्कुल सही है, किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु कितनी गर्म है इसका पता हम कैसे लगाएंगे, उसके ताप से पता लगाएंगे। और ताप को मापने के लिए उपयोग में ली जाने वाली जो युक्ति होती है, जो उपकरण होता है, उसको हम तापमापी कहते हैं। समझ में आया? प्रश्न बनता है कि तापमापी किसे कहते हैं, है ना।
तो किसी भी वस्तु का ताप मापने के लिए उपयोग में ली जाने वाली युक्ति या उपकरण या जो सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? तापमापी कहते हैं, या फिर उसको इंग्लिश में थर्मामीटर कहते हैं। समझ में आया? अब देखिए बच्चों, तापमापन। अब देखो, हमने कभी ऐसा अनुभव किया है कि जब हमारे घर में किसी को बुखार आया है तो हमने जो है टेम्परेचर को थर्मामीटर से नापा है। हमारे घर के अंदर पापा को मापते हुए देखा हमने। तो जिस तापमापी से हम अपने शरीर का तापमान नापते हैं उसे हम डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। समझ में आया? कि अभी हमने देखा था कि तापमान नापने के लिए जिस युक्ति का उपयोग करते हैं उसको तापमापी कहते हैं, थर्मामीटर कहते हैं। और मनुष्य के तापमान को, मनुष्य के शरीर के तापमान को नापने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। तो किसी भी थर्मामीटर को अपने हाथ में जब हम पकड़ेंगे तो उसे हमें ध्यानपूर्वक उसका परीक्षण करना चाहिए। और यदि हमारे पास थर्मामीटर नहीं है तो हम अपने किसी मित्र के पास है तो हम उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, उसका थर्मामीटर भी देख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर आपको एक थर्मामीटर के द्वारा सारी जानकारी दी जा रही है। तो चलते हैं हम थर्मामीटर को देखते हैं किस प्रकार का होता है थर्मामीटर और वो किस प्रकार से कार्य करता है। अब देखिए बच्चों, ये डॉक्टरी थर्मामीटर है हमारा। इस डॉक्टरी थर्मामीटर के अंदर देखो आपको एक लंबी, बारीक और एक समान व्यास की ये कांच की नली दिखाई दे रही है। ये क्या है? कांच का बना होता है थर्मामीटर। एक लंबी समान व्यास की नली दिखाई दे रही है कांच की, इसको कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है। अब इसके ये जो सिरा है इसका, एक सिरे पर जो देखो आपको काला काला दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है यहाँ पर? ये इसका बल्ब कहलाता है। समझ में आया? इसका जो एक सिरा होता है वो क्या कहलाता है? बल्ब कहलाता है। और इस बल्ब के अंदर क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। दिख रहा है हमको चमकीला? पारा भरा रहता है इसके अंदर। अब देखो, इस बल्ब के बाहरी नली में, ये जो नली है इसके अंदर की तरफ यदि हम नजर डालेंगे तो हमको एक पतली चमकीली लाइन दिखाई देती है। पारे की लाइन होती है इसके अंदर, एक पतली धारी के रूप में हमें दिखाई देती है ना, इस थर्मामीटर के अंदर, है ना। और इसके साथ साथ यदि हम देखें तो इसके अंदर थर्मामीटर के अंदर तापमान को नापने के लिए एक स्केल होता है। देखो ये मापक स्केल आपको दिखाई दे रहा है, संख्या लिखी है यहाँ पर, दिखाई दे रहा है ना। ये इस तरीके का होता है। ठीक है। इसको ये जो स्केल होता है इसका उपयोग जब हम करते हैं तो इसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इस स्केल को सेल्सियस स्केल कहते हैं। थर्मामीटर के ऊपर जो मापक स्केल होता है इसको हम सेल्सियस स्केल कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, ये जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसका जो तापमान होता है, ये तापमान जो होता है 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। समझ में आया? और थर्मामीटर को यदि हम देखें तो थर्मामीटर के अंदर एक के बाद एक बड़े चिन्हों के द्वारा ये चिन्ह दिखाई देते हैं। देखो यहाँ पर दो चिन्हों के बीच का जो अंतर होता है इसको हम नोट करते हैं। दो चिन्हों के बीच के अंतर को हम जो है यहाँ पर नोट करते हैं। ठीक है। और इन दोनों चिन्हों के बीच के भागों की संख्या जो होती है वो छोटे चिन्हों के द्वारा दर्शाई गई होती है। और यदि हम माने कि दो बड़े चिन्हों के बीच 1 डिग्री का अंतर होता है, कितना? 1 डिग्री का अंतर होता है। ठीक है। और इन चिन्हों के बीच में भी 5 भाग होते हैं। और तब एक छोटा भाग जो होता है इसका मान 1/5 डिग्री या फिर 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आया? तो ये हमारा जो है थर्मामीटर है, ये इसकी संरचना होती है। समझ में आया? एक बार फिर से देखो, थर्मामीटर जो है एक समान व्यास की लंबी कांच की नली होती है। इसके आगे के भाग को बल्ब कहते हैं जो कि पारे का बना होता है। इसके अंदर एक पारे की एक धारी, चमकीली धारी दिखाई देती है पारे की। इसके ऊपर एक मापक स्केल होता है जिसको हम सेल्सियस स्केल भी कहते हैं, है ना। और इसके अंदर जो बड़े चिन्ह होते हैं, दो बड़े चिन्हों के बीच का भाग जो होता है 1 डिग्री कहलाता है। और इसके बीच में भी जो है दो बड़े चिन्हों के बीच में 1 डिग्री का ही अंतर होता है। और इन चिन्हों में 5 भाग होते हैं बड़े, और प्रत्येक छोटा भाग जो होता है 1/5 डिग्री या फिर 0.2 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। अब देखो, इस थर्मामीटर का जब हम उपयोग करते हैं तो थर्मामीटर को सबसे पहले हमको, जब इसका उपयोग करते हैं तो सबसे पहले हमको इसको अच्छे से धो लेना चाहिए, है ना। रोगाणुरोधक जो भी घोल होता है, जैसे आयोडीन का घोल है ना, उसकी सहायता से हम इसको साफ कर लें अच्छे से उपयोग में लेने से पहले। ठीक है। और इसको हमेशा रखते समय भी हमें सुरक्षित रखना चाहिए। इसका जो
ठीक है, इसको सुरक्षित रूप से रखना चाहिए और इसको कसकर हाथ से पकड़ना चाहिए। और इसको जब हम यूज़ करने से पहले, जब इसका उपयोग करते हैं थर्मामीटर का, तो इससे पहले इसको हल्का सा झटका दे करके पारे के तल को नीचे कर लेते हैं। और ये ध्यान रखना है कि ये जो है 35 डिग्री सेल्सियस के नीचे पारा आ जाना चाहिए उपयोग में लेने से पहले, है ना। तो ही ये हमें व्यक्ति के सही तापमान को बताता है। समझ में आया। और फिर हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हम किसी भी व्यक्ति के बुखार का तापमान यदि हमें ज्ञात करना है तो उसके मुंह में या बगल में इसको रखा जाता है। और जब इसको मुंह में रखते हैं तो 1 मिनट रखने के बाद ही इसको बाहर निकालते हैं और फिर हम इसका तापमान नोट करते हैं। ठीक है, इसका तापमान हमेशा जो है सेल्सियस के साथ व्यक्त करना चाहिए। खाली तापमान हम नहीं बता सकते। जैसे कि किसी का तापमान 98 है, 98 डिग्री सेल्सियस है, तो डिग्री सेल्सियस हमें साथ में बताना होगा, है ना। तो डिग्री सेल्सियस के साथ, इसके मात्रक के साथ ही इसको व्यक्त किया जाता है। और मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान जो होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। समझ में आया। और डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है ये 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के ताप को नाप सकता है। समझ में आया, है ना। अब देखिए बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने के लिए आवश्यक सावधानी हमको क्या क्या रखनी चाहिए कि यदि हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग कर रहे हैं तो सबसे पहले थर्मामीटर को उपयोग में लेने से पहले और उपयोग के बाद उसको धोकर रखना चाहिए। उपयोग लेने से पहले भी उसको साफ करना चाहिए और उपयोग लेने के बाद भी उसको धोना चाहिए। प्रतिरोधी घोल से, एंटीसेप्टिक घोल से धोना चाहिए, आयोडीन के घोल से धो सकते हैं। और इसके बाद हमें उपयोग लेने से पहले पारे के तल को हल्का सा झटक कर 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे कर लेना चाहिए, फिर इसको उपयोग में लेना चाहिए। और थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल जो है हमारी दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए ताकि हम जल्दी से तापमान को अच्छे से पढ़ सकें। और थर्मामीटर का सावधानीपूर्वक उपयोग हमें करना चाहिए। किसी भी कठोर वस्तु से टकराने पर ये टूट सकता है ना। तो थर्मामीटर का उपयोग करते समय हमें इसको बल्ब से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि बल्ब पारे का बना होता है। बल्ब की सहायता से हम नहीं पकड़ेंगे इसको, पीछे से पकड़ेंगे। किस प्रकार से पकड़ेंगे ये आपको दिखाते हैं। ये देखिए डॉक्टरी थर्मामीटर को पढ़ने की सही विधि। ये देखो, बल्ब वाला हिस्सा आगे, बल्ब वाले हिस्से से नहीं पकड़ते, पीछे वाले हिस्से से पकड़कर और फिर पारे का तल जो है हमारी दृष्टि रेखा के सीध में होना चाहिए। ठीक है, तभी हम सही तापमान को नोट कर पाएंगे। और तापमान को हमेशा डिग्री सेल्सियस के अंदर हमें व्यक्त करना आना चाहिए। समझ में आया। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मनुष्य के तापमान को, मनुष्य के शरीर के तापमान को नापने के लिए उपयोग किया जाता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम जो है डॉक्टरी थर्मामीटर हमारे सभी के घरों में होता है और इस थर्मामीटर को हम लेकर के और अपने घर के सभी मेंबरों का तापमान जो है ज्ञात कर सकते हैं और सीख सकते हैं किस प्रकार से इसका उपयोग करना है। तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, यहाँ पर उनका जो भी तापमान आएगा उसको लिख सकते हैं। ठीक है, और नाप सकते हैं। ठीक है, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि घर के प्रत्येक व्यक्ति का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो मिनिमम, है ना। ये कोई ज़रूरी नहीं है। और क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का सामान्य तापमान जो है वैसे 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 35 से 37, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, इससे कम भी हो सकता है और थोड़ा इससे ज़्यादा भी हो सकता है। लेकिन इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, तो प्रश्न आता है कि मनुष्य के शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। इसको हम औसत तापमान भी कहते हैं। अब देखिए बच्चों, डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का तापमान मापने को छोड़कर किसी अन्य वस्तु का तापमान मापने के लिए हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए, है ना। क्योंकि थर्मामीटर को धूप और आग के पास जब रखेंगे तो वो टूट भी सकता है आग से, है ना, गर्मी से वो टूट जाएगा, है ना। तो इसीलिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग सिर्फ मनुष्य के शरीर का तापमान नापने के लिए इसका उपयोग करते हैं। डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का तापमान मापने के लिए डिज़ाइन किया गया है और मानव शरीर का तापमान सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि इस थर्मामीटर का परिसर कितना रखा गया है, 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस रखा गया है। तो प्रश्न आता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का पारे का जो परिसर होता है वो कितना होता है। तो डॉक्टरी थर्मामीटर का जो परिसर है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब देखिए बच्चों, प्रयोगशाला तापमापी। देखो, अभी हमने देखा कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग हम मानव शरीर के तापमान को मापने के लिए करते हैं। तो अन्य वस्तुओं का तापमान हम कैसे मापें? अन्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए हम किस युक्ति का उपयोग करते हैं, या अन्य वस्तुओं का तापमान मापने के लिए हम जिस युक्ति या जिस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं
उसे हम प्रयोगशाला तापमापी कहते हैं। ये हमारा इस तरीके का प्रयोगशाला तापमापी होता है। ये जो प्रयोगशाला तापमापी होता है इसका जो पारे का परिसर होता है इसके अंदर इसका 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस होता है। जैसे हमने डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर जो देखा था 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। और इस प्रकार से अब देखते हैं हम कि प्रयोगशाला तापमापी किस प्रकार का होता है, इसका उपयोग हम किस प्रकार से करते हैं, है ना। देखो वैसे तो जो प्रयोगशाला तापमापी होता है मौसम की रिपोर्ट ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग हम कर सकते हैं। अधिकतम न्यूनतम तापमापी भी इसको कहते हैं, इसको प्रयोगशाला तापमापी भी कहते हैं, है ना। और जैसे कि हमने एक बीकर लिया है, एक बीकर के अंदर हमने नल का पानी ले लिया है और तापमापी को हमने जल के अंदर डुबा कर रखा है, देख रहे हैं आप। ये ध्यान रखना है कि इसका बल्ब वाला हिस्सा अंदर रहेगा लेकिन इसके तल को वो टच ना करे, ध्यान रखना है, नहीं तो पारे का तल टूट जाएगा, है ना, पारा बिखर जाएगा अंदर से। इसलिए हमको इसको तल से थोड़ा ऊपर रखना है पानी के अंदर, ठीक है। और ये दीवारों को भी स्पर्श ना करें, ये हमें ध्यान रखना है ना। तापमापी को जल में ऊर्ध्वाधर रखेंगे और फिर पारे के तल की गति को हम नोट करेंगे। जैसे ही हमने इसको जल के अंदर रखा तो पारे का तल कुछ बढ़ेगा, उसको हम नोट कर लेंगे, है ना। और नोट करके एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि डॉक्टरी थर्मामीटर के द्वारा जब हम तापमान नापते हैं, जब तो हमें उसको मुंह से बाहर निकाल कर या बगल से बाहर निकाल कर फिर तापमान नापते हैं, जबकि प्रयोगशाला तापमापी जो होता है इसके द्वारा जब हम तापमान नापते हैं तो इसको उस वस्तु के संपर्क में रखकर ही हमें तापमान नापना होता है। आया समझ में? क्योंकि जो डॉक्टरी तापमापी होता है इसके अंदर एक विभंग पाया जाता है जो कि पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी जो होता है इसके अंदर विभंग नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसको उस वस्तु के संपर्क में रखकर ही हम उसका तापमान ले सकते हैं। समझ में आया? तो इस तरीके से हम जो है किसी भी वस्तु का तापमान ज्ञात कर सकते हैं प्रयोगशाला तापमापी की सहायता से। अब देखिए प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते समय डॉक्टरी थर्मामीटर का पाठ्यांक लेते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां के अतिरिक्त निम्नलिखित सावधानियां और बरती जानी चाहिए। वैसे तो अभी हमने देखा था कि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते समय क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। उपयोग से पहले, उपयोग के बाद उसको धोना चाहिए, है ना। और उपयोग में लेने से पहले उसके पारे के तल को नीचे कर लेना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस कर लेना चाहिए, है ना। और उपयोग करते समय उसको जो है अपनी दृष्टि की सीधी रेखा के अंदर पारे के तल को रखना चाहिए, है ना। लेकिन तापमापी को ऊर्ध्वाधर रखना चाहिए, तिरछा नहीं रखना चाहिए। यहाँ पर जिस वस्तु का तापमान हमें ज्ञात करना है उसके अंदर हम इसको सीधा खड़ा रखेंगे और वस्तु के तल को टच नहीं होने देंगे, दीवारों से दूर रखेंगे, है ना, और जिससे कि वो टूटे नहीं, है ना। इन अतिरिक्त चीज़ों का और ध्यान रखेंगे। बाकी तो डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी दोनों के अंदर ही हमें जो है सेम ही जो है वो सावधानियाँ रखनी चाहिए उपयोग में लेने से पहले और बाद में, ठीक है। उपयोग में लेने के बाद इसको भी आप सेफली अच्छे से रखेंगे और उपयोग में लेने के पहले इसको साफ करेंगे, फिर उपयोग में लेंगे, है ना। और अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक क्रियाकलाप 4.5 क्या बता रहा है कि हमने एक बीकर लिया है, एक मग लिया है, उसमें थोड़ा सा गर्म जल लिया है और तापमापी के बल्ब को जल में डुबा दिया है। अब पारे के तल को स्थिर होने तक हमने प्रतीक्षा की है तथा जब पारे का तल स्थिर हो गया तो हमने तापमान तो नोट कर लिया और तापमान नोट करके अब हमने तापमापी को जल से बाहर निकाल दिया। फिर हमने ध्यानपूर्वक देखा तो हमने ये पाया कि पारे का तल जो है नीचे गिरने लगता है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग करते हैं तो हमें उस वस्तु को, थर्मामीटर को या तापमापी को हमको उस वस्तु के संपर्क में रखकर ही तापमान को नोट करना है। यदि हम उसको बाहर निकाल देंगे वस्तु से तो उसके जो है हमको सही टेम्परेचर उसका नहीं मिलेगा, सही तापमान हमको नहीं मिलेगा, क्योंकि उसमें विभंग नहीं पाया जाता है। विभंग जो होता है ये सिर्फ डॉक्टरी तापमापी में पाया जाता है जो कि पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। इसीलिए मनुष्य का तापमान जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर से ज्ञात करते हैं तो उसको मुंह से बाहर निकालते हैं, फिर ज्ञात करते हैं तापमान, है ना। तो उस समय तो टेम्परेचर में फर्क नहीं आता क्योंकि उसमें विभंग पाया जाता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी के अंदर विभंग नहीं पाया जाता है, इसीलिए उसको वस्तु के संपर्क में रखकर ही उसका तापमान ज्ञात किया जाता है। समझ में आया? तो ये एक अंतर है, डॉक्टरी थर्मामीटर और प्रयोगशाला तापमापी में अंतर बताइए, प्रश्न बनता है ना। तो हम क्या अंतर बताएंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर में विभंग पाया जाता है जो पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है, जबकि प्रयोगशाला तापमापी के अंदर विभंग नहीं पाया जाता है।
ये देखिए आपको दिखाते हैं विभंग कैसा होता है। ये डॉक्टरी थर्मामीटर है हमारा, इसके अंदर ये देखो यहाँ पर विभंग है, दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं विभंग। अब ये प्रयोगशाला तापमापी में नहीं पाया जाता है ना, ये पारे के तल को नीचे गिरने से रोकता है। कौन? विभंग। इसको हम किंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? किंक। समझ में आया? किंक भी कहते हैं, है ना। ये बल्ब के पास में ही पाया जाता है, यही पास में होता है बिल्कुल, ठीक है। अब देखिए वर्तमान समय में अब देखो ये जो हमने तापमापियों के बारे में पढ़ा, तो ये कांच के बने होते हैं और इसके अंदर जो है इनके टूटने की संभावनाएं भी ज़्यादा रहती है, और इसके अंदर पारा होता है जो कि बहुत विषाक्त होता है, हानिकारक होता है हमारे लिए, है ना। जब तापमापी टूट जाता है तो इसका निपटान करना बहुत मुश्किल होता है पारे का, है ना। तो इसीलिए वर्तमान समय के अंदर जो है डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं। आपने देखा होगा अभी हमारे घरों के अंदर जो है प्लास्टिक के थर्मामीटर है और उसके अंदर टेम्परेचर भी लिखा हुआ होता है ना। हाँ, तो आसानी से कोई भी बच्चा जो है इसके तापमान को ज्ञात कर सकता है ना। तो इसे हम कहते हैं अंकीय तापमापी, या फिर इसको डिजिटल थर्मामीटर भी कहते हैं। समझ में आया? और इसके अंदर पारे का उपयोग नहीं होता है। समझ में आ गया? अब चलते हैं बच्चों, ऊष्मा का स्थानांतरण क्या है। देखो बच्चों, हमने देखा है कि जब किसी भी बर्तन को ज्वाला पर हम रखते हैं या गैस पर रखते हैं या स्टोव पर रखते हैं या चूल्हे पर रखते हैं तो तब तो हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो इसका कारण क्या है? इसका मतलब ये है कि ऊष्मा जो है वो ज्वाला से बर्तन की ओर जाती है ना। तो इसका मतलब ये है कि ज्वाला जो है वो ऊष्मा जो होती है वो ज्वाला से बर्तन की ओर जाती है, और जब बर्तन को ज्वाला से हटा देते हैं तो ये धीरे धीरे ठंडा हो जाता है ना। और ये ठंडा क्यों हो जाता है? क्योंकि ऊष्मा बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है, तो वो ठंडा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हमने गैस के ऊपर बर्तन रखा, एक बर्तन रखा, उसके अंदर पानी डाल दिया, उसको हमने गर्म करने के लिए गैस पर रख दिया। जब हमने उसको गैस पर रखा तब वो ठंडा था, लेकिन जैसे ही उसको गैस को ऑन किया और उसको गैस के ऊपर रखा, धीरे धीरे वो गर्म होने लगा, उसमें से भाप निकलने लगी। अब हमने क्या किया? गैस को बंद कर दिया, उसको नीचे उतार के रख दिया। जब हमने देखा कि गैस के ऊपर रखा था तो ऊष्मा, ज्वाला से ऊष्मा कहाँ जा रही थी? बर्तन की ओर प्रवेश हो रही थी। तो इसीलिए बर्तन की ओर जब ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा था तो जिसके कारण बर्तन गर्म हो गया, फिर बर्तन के अंदर रखा हुआ पानी भी गर्म हो गया। फिर जैसे ही हमने गैस को बंद किया तो अब वापस से धीरे धीरे पानी ठंडा होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ऊष्मा का स्थानांतरण कहाँ होता है? परिवेश की ओर, वातावरण में हो जाता है, वायुमंडल में हो जाता है, बाहर की ओर हो जाता है, जिससे कि वापस वो पानी ठंडा हो जाता है, बर्तन ठंडा हो जाता है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऊष्मा जो है बर्तन से परिवेश की ओर स्थानांतरित हो जाती है। तो इस प्रकार अब हमें समझ में आता है कि दोनों ही स्थितियों में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर प्रवाहित हो रही है। हमने देखा गैस भी गर्म होता है, तो गैस से भी जब बर्तन के अंदर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है तो गर्म से ठंडे की ओर हो रहा है। और फिर जब पानी गर्म हो गया उसके बाद उसको बंद कर दिया गैस को, तो हमने देखा कि गर्म पानी से वायुमंडल की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। यानी कि हमेशा ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म से ठंडी वस्तु की ओर हो रहा है ना। तो इसका मतलब ये है कि ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर स्थानांतरित होती है ना। तो चलते हैं आगे। अब देखिए बच्चों, इसके लिए हम एक प्रयोग करते हैं कि ऊष्मा का स्थानांतरण हमेशा गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। कैसे? प्रयोग द्वारा समझाओ, है ना। तो हम एक प्रयोग कर रहे हैं इसके लिए। देखो, हमने एक एल्यूमिनियम और लोहे की धातु की एक छड़ ली है, ये चपटी धातु की छड़ ली है, देखा, और इस पर हमने समान दूरी पर छोटे छोटे मोम के टुकड़े लगा दिए। देखो, चिपका दिए मोम के टुकड़े, दिख रहे हैं आपको, है ना। अब इसका एक सिरा हमने क्या किया है? एक सिरे के ऊपर हमने इसको ईंट के ऊपर रखकर इसके ऊपर एक और ईंट रख दी ताकि ये हिले नहीं, और फिर हमने इसके दूसरे सिरे पर एक मोमबत्ती को लाया है। समझ में आया? अब ध्यान दो कि हमने क्या किया। अब हमने इसको गर्म किया। जैसे ही हमने इसके एक सिरे को गर्म करना शुरू किया, एल्यूमिनियम और लोहे की छड़ के एक सिरे को जैसे ही गर्म करने लगे तो यहाँ से ऊष्मा का स्थानांतरण आगे की ओर होने लगा। तो यहाँ जो मोम लगा था वो पिघल गया, नीचे की ओर गिरा। फिर यहाँ से ऊष्मा आगे की ओर स्थानांतरित हुई, है ना। फिर ये मोम पिघलने लगा, नीचे की ओर गिरा। फिर यहाँ से ऊष्मा आगे की ओर स्थानांतरित हुई। तो इसका मतलब ये है कि ऊष्मा का स्थानांतरण गर्म सिरे से, मोमबत्ती ने इस सिरे को गर्म किया और गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जो है ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। समझ में आया? तो इस प्रयोग को करके हम पता लगा सकते हैं कि हमेशा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण जो है गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, और ठोस पदार्थों में ऊष्मा
के इस प्रकार गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। क्या कहते हैं? चालन कहते हैं, है ना। तो देखिए, वह प्रक्रम जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है उसको हम चालन कहते हैं। और ठोसों में हमेशा ऊष्मा प्राय चालन की प्रक्रिया के द्वारा ही स्थानांतरित होती है। प्रश्न आता है कि ठोसों में ऊष्मा का चालन किस प्रकार से होता है? तो चालन की प्रक्रिया से होता है ना। चालन किसे कहते हैं? चालन का मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा किसी वस्तु के गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर स्थानांतरित होती है या प्रवाहित होती है, इस प्रक्रिया को हम चालन कहते हैं। समझ में आया? तो क्या सभी पदार्थों में ऊष्मा का चालन आसानी से हो जाता है? ये हमने देखा है कि खाना पकाने के लिए उपयोग में लिए जाने वाले धातु के जो बर्तन हैं उनमें और प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थे लगे होते हैं, देखा है हमने, है ना। प्लास्टिक के जो हत्थे होते हैं वो कम गर्म होते हैं। ये प्लास्टिक और लकड़ी के हत्थे जो होते हैं, हमारा फ्राइंग पैन है ना, हमारा तवा है, उसके अंदर देखो तवे में लकड़ी का हैंडल होता है और फ्राइंग पैन में जो है प्लास्टिक का हैंडल होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का, है ना। कुकर के अंदर प्लास्टिक का होता है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का। तो ये जो हत्थे होते हैं क्यों लगाए जाते हैं? ताकि हम आसानी से पकड़ सकें, क्योंकि जैसे ही कुकर गर्म होता है तो ऊष्मा का स्थानांतरण होता तो है हत्थे में भी, लेकिन बहुत कम होता है, हल्का ही गर्म होता है, हम उसको आसानी से उठा सकते हैं, है ना। और तवा जब गर्म होता है तो तवे का भी हैंडल बहुत हल्का सा गर्म होता है, हम उसको आसानी से उठा सकते हैं, है ना। तो ऊष्मा का प्रवाह तो होता है, लेकिन लकड़ी और प्लास्टिक के अंदर ऊष्मा का प्रवाह कम होता है। प्लास्टिक में थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ना, थर्मोप्लास्टिक की बात नहीं कर रही मैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि चालन क्या है और ठोस में ऊष्मा चालन की प्रक्रिया के द्वारा ही जो है वो स्थानांतरित होती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा तापमापी के बारे में पढ़ा, डॉक्टरी थर्मामीटर, प्रयोगशाला तापमापी और ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है। और आज हमारी क्लास यहीं कंप्लीट होगी। धन्यवाद बच्चों, जय श्री कृष्णा। नेक्स्ट क्लास हम कल कंटिन्यू करेंगे।